प्लेटी हेलमिंथीज, आप हिंदी में भी इनको प्लेटी हेलमिंथीज लिखेंगे, प्लेटी हेलमिंथीज, हिंदी में भी यही बोला जाता है। या फिर इनको क्या बोला जा सकता है, चपटे कर्मी, फ्लैट वर्म, चपटे कर्मी। प्लेटी हेलमिंथीज की बात करेंगे। देखो हमें इतना सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, नाम ही को नहीं आया को तो लेने की कोशिश कर रहा, आज आएगा। प्लेटी हेलमिंथीज, हाँ गुजर जी आ गए, आप रवि जी भी आ गए हैं, आरडी स्मार्ट जी भी आ गए हैं। चलो ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेटी हेलमिंथीज की बात कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, चपटे कर्मी। देखो सबसे पहले ये जो फ्लैट वर्म्स है, इस चपटे कर्मी है, इनको आप फ्लैट वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म। आराम से पढ़ो, समझ में भी आएगा और अच्छे से याद भी होगा। हाँ मानी जी, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज को। इनको क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म, यानी कि क्या कहा जाता है, चपटे कर्मी। भाई इनकी जो सरफेस होती है ना, इनकी जो संरचना होती है बॉडी की, वो ऐसे चपटी चपटी दिखाई देती है, ऐसे फ्लैट से होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। ठीक है, तो फ्लैट की बात करेंगे तो फ्लैट वर्म क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, चपटे कर्मी। अब सवाल ये भी बन सकता है, सीधा सवाल पूछा जाता है कि फ्लैट वर्म, किस संघ के सदस्यों को फ्लैट वर्म या फिर चपटे कर्मी कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लेटी हेलमिंथीज को हम क्या कह सकते हैं, फ्लैट वर्म या फिर चपटे कर्मी कह सकते हैं। देखो ये जो प्लेटी हेलमिंथीज जीव है, ये स्वतंत्र जीवी, कई बार ये कैसे हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, प्लस स्वतंत्र जीवी के साथ साथ प्लेटी हेलमिंथीज को के जो जीव है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बनता है, ये अंतः परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, अंतः परजीवी। और अंतः परजीवी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इसको आप क्या बोल दोगे, एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट होते हैं। अब ये अंतः परजीवी या फिर एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। जो प्लेटी हेलमिंथीज के सदस्य हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा फीता कर्मी का, टीन या सोलियम, जैसे आपने नाम सुना होगा लीवर फ्लूक, ठीक है, फेशियोला जिसको अपन बोल सकते हैं, लीवर फ्लूक यानी कि लीवर कर्मी के नाम से आपने जाना होगा, यकृत कर्मी, वो भी क्या होता है कि जैसे सुअर हो गया, बकरी हो गई, इन जंतुओं का जो लीवर होता है, इसमें क्या देखने को मिलता है, प्लेटी हेलमिंथीज देखने को मिलता है। मतलब ये जीव अपने भोजन के लिए कैसे हो सकते हैं, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब समझ रहे हो, किसी जीव के अंदर जाके अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि एक बात सुन लो कि ये जो पैरासाइट होते हैं, ये जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सोपैरासाइट और दूसरे एंडोपैरासाइट। एक तो कैसे होंगे, एक्सोपैरासाइट, और दूसरे कैसे होंगे, एंडोपैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या है, परजीवी, यानी कि ऐसे जीव जो किसी लिविंग के बाहर, बॉडी के बाहर रहकर परजीवी के रूप में रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टिक्स का नाम, टिक्स का नाम सुना है, टिक्स कुत्ते पे पाई जाती है, सुना है नाम टिक्स का। टिक्स किस पे पाई जाती है, कुत्ते पे पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारी हो गई जोंक, जोंक हो गई हमारी, ये किस पे पाई जाती है, हमारे बालों में पाई जाती है या फिर जंतुओं के बालों में पाई जाती है। तो ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए है तो क्या, परजीवी। परजीवी का मतलब किसी दूसरे जीव पे क्या है, जीवित है, लेकिन ये कहां है, उनकी बॉडी से बाहर। भाई जोंक हमारे बालों में है तो हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी है, हिरुडिनेरिया जिसको बोलते हैं, हमारे बालों के अंदर थोड़ी, हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी है, नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे इसके बाद में कि जैसे ये टिक्स होती है, टिक्स कुत्ते पे पाई जाती है, तो कुत्ते पे पाई जाने वाली जो टिक्स है वो कुत्ते के बाहर उसकी स्किन से चिपकी हुई रहती है, उसके अंदर थोड़ी होती है, नहीं होती। तो जो बॉडी से बाहर परजीवी रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सोपैरासाइट। आप क्या कहेंगे, एक्सोपैरासाइट। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे, एंडो का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या रहते हैं, पैरासाइट की फॉर्म में रहते हैं। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारे प्लेटी हेलमिंथीज है, प्लेटी हेलमिंथीज क्या है, जीवों के अंदर
कोई लीवर में हो सकता है, कोई आंत में हो सकता है, जैसे एस्केरिस का नाम सुना होगा, एस्केरिस हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। तो ये सारे पैरासाइट होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है। तो प्लेटीहेल्मिंथेस के जो सदस्य हैं ये कैसे होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल यहां से देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिंथेस से और क्या बातें पूछने को मिलती है, अगर मैं इसकी सममिति की बात करूं, सममिति यानी कि इसका जो बॉडी का जो सिमेट्री होती है, जो सममिति होती है, ये कैसी होती है, तो आप क्या कहेंगे, इनकी सममिति कैसी होती है, द्विपार्श्व। ये किस सममिति में पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममिति में पाए जाते हैं, ये द्विपार्श्व सममिति में पाए जाते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो सिमेट्री कैसी होगी, द्विपार्श्व होगी। ये सवाल भी अच्छा बन जाता है कि प्लेटीहेल्मिंथेस का जो सिमेट्री होगी वो कैसी होगी, तो आप क्या कहेंगे, द्विपार्श्व होगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या कहेंगे कि अगर इनकी सममिति ऐसी है तो इनका जो शारीरिक संगठन है, इनका जो शारीरिक संगठन है ये कैसा होता है। शारीरिक संगठन का मतलब, शारीरिक संगठन कैसा हो सकता है, कोशिकीय हो सकता है, उत्तकीय हो सकता है, अंगीय हो सकता है, अंग तंत्र हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, तंत्र वाला हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि अगर हम इसके शारीरिक संगठन की बात करेंगे तो शारीरिक संगठन में क्या है, इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, अंग स्तर का। किस स्तर का होता है, अंग स्तर का। यानी कि इसके अंदर प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्यों में क्या बनने लग जाते हैं, ऑर्गन बनने लग जाते हैं, अंग बनने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तंत्र का निर्माण नहीं हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि शारीरिक संगठन कैसा होता है इनका, ऑर्गन वाला, यानी कि अंग स्तर का होता है। अब अगर इसके आगे बात करें कि प्लेटीहेल्मिंथेस से और क्या सवाल बन सकते हैं, वो बात बता रही हूं जहां से इसमें क्या होता है, सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके आगे इससे क्या सवाल पूछा जाएगा कि प्लेटीहेल्मिंथेस के जो सदस्य हैं, देखो इनमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया के लिए, उत्सर्जन की क्रिया के लिए, उत्सर्जन की क्रिया के लिए अब आपको पता है कि अभी इसके अंदर क्या बने हैं, ऑर्गन बने हैं। अभी तंत्र का निर्माण तो हुआ ही नहीं, और जब तक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा। भाई उत्सर्जन तंत्र बनता तब तो किडनी भी काम करता, उत्सर्जन तंत्र बनता तो किडनी काम करता। अब उत्सर्जन तंत्र ही नहीं है, क्योंकि अभी तो क्या बना है, अंग स्तर बना है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई अंग स्तर काम करता होगा, नहीं कह सकते। मतलब इनमें उत्सर्जन की क्रिया के लिए कोशिकाएं पाई जाती है जिनको कहा जाता है फ्लेम सेल्स। और बहुत से बच्चे बता भी रहे हैं, ओम सिंह भाटी जी बता रहे हैं, और एक योगेश चौधरी जी बता रहे हैं, रागिनी जी बता रहे हैं, यानी कि इनमें क्या पाई जाती है, फ्लेम सेल्स पाई जाती है। और फ्लेम सेल्स को आप क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। फ्लेम सेल्स को आप क्या कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। यही इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिंथेस के जो सदस्य हैं वो उत्सर्जन के लिए किसको काम में लेते हैं, तो आप कहेंगे फ्लेम सेल्स को काम में लेते हैं। फ्लेम सेल्स को आप क्या कह सकते हैं, ज्वाला कोशिकाएं कह सकते हैं। किसको काम में लेंगे भाई, फ्लेम सेल को काम में लेंगे, और फ्लेम सेल को आप क्या कहेंगे, ज्वाला कोशिकाएं कहेंगे। ये किसका काम करती है, ये कोशिकाएं उत्सर्जन का काम करती है। किसके अंदर, प्लेटीहेल्मिंथेस या फिर चपटे कर्मियों के अंदर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, इसके बाद में देखो कि इनके अंदर क्या है कि जो बॉडी सिलोम होती है, बॉडी सिलोम का मतलब समझ गए होंगे कि बॉडी में जो गुहा पाई जाती है। ध्यान से सुनना कि इनके अंदर जो बॉडी सिलोम होती है, बॉडी सिलोम, और बॉडी सिलोम का मतलब क्या होता है, गुहा, या फिर आप क्या कह सकते हैं, केविटी कह सकते हैं। गुहा या फिर आप क्या कह सकते हैं, केविटी कह सकते हैं। तो इनका जो बॉडी सिलोम है ये कैसा होता है, फोल्स होता है। फोल्स का मतलब असत्य होता है, असत्य, यानी कि इनमें सत्य
प्रकार का बॉडी सिलोम नहीं पाया जाता। अगर आप फीताकर्मी को देखोगे तो आप ये नहीं पता कर पाओगे कि इसके अंदर सिलोम यानी गुहा, गुहा का मतलब समझ रहे हो, खाली जगह, केविटी, इसकी बॉडी के अंदर गुहा है कि नहीं है, तो पता नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऐसे लगता है भी, और फिर क्या लगता है नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी जो बॉडी सिलोम है वो ट्रू नहीं होती, वो कैसी होती है, फॉल्स होती है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्यों में असत्य प्रकार की क्या पाई जाती है, बॉडी सिलोम पाई जाती है, बॉडी केविटी पाई जाती है। ये हम किस में बता रहे हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस में बता रहे हैं। अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करूं कि इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो फॉर एग्जांपल प्लेटीहेल्मिंथेस के क्या क्या एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला एग्जांपल जो आपको याद रखना है, टीनिया सोलियम। पहला एग्जांपल कौन सा है, टीनिया सोलियम। क्या नाम है, टीनिया सोलियम। और टीनिया सोलियम को ही आप क्या कहते हैं, फीताकर्मी। टीनिया सोलियम को आप क्या कहते हैं, फीताकर्मी कहा जाता है। देखो प्लेटीहेल्मिंथेस भी रोग फैलाते हैं हमारे अंदर, जंतुओं के अंदर प्लेटीहेल्मिंथेस भी क्या कर सकते हैं, रोग फैला सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, टीनिया सोलियम या फिर फीताकर्मी। और इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, इसको आप क्या कहेंगे, लीवर फ्लूक। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, यकृतकर्मी। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, यकृतकर्मी, या फिर इसको क्या बोला जाता है, फेशियोला। यकृतकर्मी या फिर इसको क्या बोला जाता है, फेशियोला बोला जाता है। यकृतकर्मी या फिर इसको क्या बोला जाता है, फेशियोला। ये यकृतकर्मी है, जैसे बकरी हो गई, ठीक है, जैसे सुअर हो गया, बकरी, सुअर, घोड़ा, इनकी आंत के अंदर देखने को मिलता है ये लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक जो प्लेटीहेल्मिंथेस है, ये अंतः परजीवी के रूप में किसमें पाया जाता है, जैसे बकरी हो गया, सुअर हो गया, घोड़े हो गया, इनके अंदर देखने को मिलता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अरे कैसे लड़ाई कर रहे हो तुम, क्या लड़ रहे हो तुम बहन भाई। हाँ रिवाइज कर रहे हैं, बिल्कुल रिवाइज कर रहे हैं। नीचे नहीं लिखेंगे, ओके नीचे नहीं लिखूंगी, ठीक है। हाँ मैं तो लाइव ही हूं पुनीत जी। ये वीरेंद्र राजपूत जी क्या बोल रहे हैं आप, सोच समझ के बोला करो। नहीं पढ़ना है तो तुम जा क्यों नहीं सकते, मुझे ये बता दो। चलो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और प्लेटीहेल्मिंथेस को हम क्या कह सकते हैं, चपटेकर्मी कह सकते हैं, चपटेकर्मी, ठीक है। चपटेकर्मी का मतलब आप क्या समझेंगे कि इनका जो बॉडी सरफेस है वो फ्लैट होता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, चपटेकर्मी कहा जाता है, ठीक है। हाँ प्लेनेरिया। तो हम क्या कहेंगे कि जो इनका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है, फ्लैट वर्म्स होता है, चपटेकर्मी होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है। फिर उसे क्या कहेंगे, फिर आप क्या कहेंगे कि ये जो प्लेटीहेल्मिंथेस है ये कैसे होते हैं, भाई ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं और ये अंतः परजीवी भी हो सकते हैं। अंतः परजीवी का मतलब एंडोपैरासाइट, और एंडोपैरासाइट का मतलब कि ये जो प्लेटीहेल्मिंथेस है ये किसी जीव के अंदर, बॉडी के अंदर रहकर क्या कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं और अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, अंतः परजीवी या फिर एंडोपैरासाइट कहते हैं। ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट लक्षण है, आपसे यही पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्यों का मुख्य लक्षण है, तो आप क्या कहेंगे, ये अंतः परजीवी होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इनकी जो समिति है ये कैसी होगी, द्विपार्श्व समिति होगी। इनका जो शारीरिक संगठन होता है ये कैसा होता है, अंग स्तर का होता है, यानी कि इनमें ऑर्गन्स बनना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, उत्तक जुड़कर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि इनमें उत्सर्जन के लिए, अब हमें पता है कि बड़ी सिस्टम तो है ही नहीं और बिना सिस्टम के ये उत्सर्जन कैसे कर पाएंगे, तो उत्सर्जन के लिए इनमें स्पेशल सेल्स पाई जाती है, कोशिकाएं पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैम सेल्स कहते हैं। फ्लैम सेल या फिर इनको क्या कहा जाता है, ज्वाला कोशिकाएं कहा जाता है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर जो बॉडी सिलोम होती है वो कैसी होती है, फॉल्स होती है, सत्य
नहीं होती। फिर हमने क्या कहा कि अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल प्लेनेरिया भी है आपका, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम को आप क्या कहते हैं, फीता कर्मी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यकृत कर्मी, जिसे फेशियोला हिपैटिका कहा जाता है। ये फेशियोला हिपैटिका है, ये बकरी, सुअर, घोड़ा, इनके लीवर के अंदर देखने को मिलता है। इतनी बात आपको समझ में आई। हाँ, कुछ मात्रा में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। जैसे प्लेनेरिया मैंने लिखवाया था आपको, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, प्लेनेरिया में पाई जाती है। तो नोट लगा के लिख लेंगे आप, नोट डाल के लिख लो, प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता, सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाएगी प्लेन एरिया में। प्लेन एरिया जो इसी का एग्जाम्पल है, प्लेन एरिया में पाई जाती है। ये बात आप लोगों को समझ में आई, आ गई सबको समझ में। चलो आगे, प्लेटीहेल्मिंथेस क्लियर है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। हाँ करेंगे, ओम सिंह भाटी जी, आरपी पुलिस से करेंगे, इतना टाइम ही नहीं होता एक एक को देखने का। ये तो कभी मैं जब लाइव में देख लेती हूँ तो याद रह जाता है, वरना बैठ के कौन देखता है। चले आगे बढ़े अब, ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट स्टार्ट। चलो, ये हमने किसको पढ़ लिया, हमने प्लेटीहेल्मिंथेस को पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपने नाम सुना होगा एसके हेल्मिंथेस का, जिसको हम क्या कह सकते हैं, राउंड वोम यानी गोल कर्मी के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा टेप वर्म, पिन वर्म, ठीक है, रिंग वर्म आपने एग्जाम्पल सुना होगा। एस्केरिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका एस्केरिस, जो नर और मादा अलग अलग प्रकार की होती है। इस तरीके के एग्जाम्पल आप सबने सुने होंगे। तो अब आपका जो पांचवा संघ है, नॉन कोर्डेटा का जो पांचवा संघ है, ये हेडिंग लिखेंगे एसके हेल्मिंथेस। एसके हेल्मिंथेस, यानी कि हिंदी में भी हम इसको क्या बोलेंगे, एसके हेल्मिंथेस बोलेंगे। इसको हिंदी में भी एसके हेल्मिंथेस कहा जाएगा। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एसके हेल्मिंथेस क्या होते हैं, या फिर इनका दूसरा नाम, इनको हम निमेटोड भी कह सकते हैं। निमेटोड, इनको क्या कहा जा सकता है, निमेटोड भी कहा जा सकता है। ध्यान से सुनो, ये जो एसके हेल्मिंथेस के जीव हैं, सबसे पहले तो आपको इनके उपनाम याद रखने हैं कि एसके हेल्मिंथेस को हम और क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहले इनको राउंड वोम कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, राउंड वोम। और राउंड वोम का मतलब ये कैसे होते हैं, गोल कर्मी, यानी कि गोल गोल जो कर्मी होते कीड़े होते हैं, उनको हम किस में रखते हैं, एसके हेल्मिंथेस में रखते हैं। आप सबने देखा होगा एस्केरिस, तो सबने देखा होगा, एस्केरिस तो हम देख ही लेते हैं ना। तो एस्केरिस है वो क्या होता है, राउंड वोम होता है, गोल कर्मी होता है, और वो क्या होता है, एसके हेल्मिंथेस। देखो आप याद करने का तरीका है, एस्केरिस एसके हेल्मिंथेस एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि इनको राउंड वोम या फिर इनको निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो एसके हेल्मिंथेस है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। कैसे जीव होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं, प्लस मोस्टली ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र जीवी, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कैसे हो, परजीवी हो, जो दूसरे जीवों पे क्या हो सकते हैं, निर्भर हो सकते हैं। यानी कि हमने तीन लक्षण एक साथ पढ़ लिए हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा कि एसके हेल्मिंथेस के जीव कैसे हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये स्वतंत्र भी हो सकते हैं, भाई कुछ मान लो स्वतंत्र है तो स्वतंत्र हो सकते हैं। फिर आप क्या कहेंगे कि कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, उसको आप पैरासाइट भी कह सकते हैं, यानी कि कैसे हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं। अब आगे देखो कि ये जो एसके हेल्मिंथेस है, भाई प्लेटीहेल्मिंथेस से
कैसे अलग है, हम कैसे डिफरेंस करेंगे मैडम। आपका सवाल क्या बनता है कि मैडम हम कैसे डिफरेंट करेंगे प्लेटी हेल्मिंथीज को एस्की हेल्मिंथीज से। तो ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, 2 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, वहीं से सवाल पूछे जाते हैं और इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, बस इतना याद रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो एस्के हेल्मिंथीज के सदस्य हैं, इनकी अगर आपसे सममिति पूछी जाए कि इनकी सममिति कैसी होती है, सिमेट्री कैसी होती है, तो सिमेट्री तो सेम किसके जैसी होती है, प्लेटी हेल्मिंथीज के जैसे। यानी प्लेटी हेल्मिंथीज की सिमेट्री कैसी थी, द्विपार्श्व सममिति थी। तो हम यहां की सिमेट्री भी कैसी लिखेंगे, तो आप कैसे लिखेंगे कि इनकी सिमेट्री कैसी होती है, द्विपार्श्व सममिति इनके अंदर पाई जाती है। इनकी सिमेट्री भी कैसी होती है, द्विपार्श्व होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आया। फिर आपने क्या पढ़ा, सममिति पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, बॉडी सिलोम को लिखा। बॉडी सिलोम, देखो इस बॉडी सिलोम के बारे में हमने प्लेटी हेल्मिंथीज में भी लिखा और प्लेटी हेल्मिंथीज में हमने क्या लिखा कि बॉडी की जो सिलोम है वो कैसी होती है, प्लेटी हेल्मिंथीज की कैसी होती है, फॉल्स होती है, यानी कि वास्तविक नहीं होती। लेकिन एस्की हेल्मिंथीज के अंदर जो बॉडी सिलोम पाई जाती है ये सत्य या फिर वास्तविक होती है, सत्य या फिर क्या होती है, वास्तविक होती है। ये लक्षण ही ऐसा है जो प्लेटी हेल्मिंथीज को किससे अलग करता है, एस्के हेल्मिंथीज से। ध्यान रख लेना, जो प्लेटी हेल्मिंथीज को एस्के हेल्मिंथीज से अलग करने वाला कैरेक्टर है वो क्या होता है, बॉडी सिलोम होता है। कौन सा होगा, बॉडी सिलोम। और बॉडी सिलोम इनकी कैसी होती है, सत्य होती है, कैसी होती है, वास्तविक प्रकार की पाई जाती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद देखो कि ये जो एस्के हेल्मिंथीज के सदस्य हैं, एस्के हेल्मिंथीज के सदस्य हैं, वो परजीवी के रूप में भी रहेंगे, तो कुछ कैसे रहेंगे, हमेशा एंडोपैरासाइट रहेंगे। कैसे रहेंगे, एंडोपैरासाइट, यानी कि कैसे रहते हैं, अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं, अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लिखना चाहे तो फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका एस्केरिस। एग्जाम्पल क्या हो गया, एस्केरिस। एस्केरिस का नाम आप सबने सुना होगा, एस्केरिस का नाम। देखो एस्के हेल्मिंथीज के जो जीव है ना, उसमें नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये भी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहाँ नर व मादा यानी कि फीमेल और मेल है वो अलग अलग होते हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं एस्के हेल्मिंथीज के सदस्य। इसीलिए जो हमारे एस्केरिस है, जो हम किसकी बात कर रहे हैं, एस्केरिस की बात कर रहे हैं। ये जो एस्केरिस है, देखो इसमें एक तो क्या होगा, नर एस्केरिस, और एक क्या होगा, मादा एस्केरिस। एक तो नर एस्केरिस होगा और एक क्या होगा, मादा एस्केरिस। देखो सामान्यतः क्या होता है, मादा एस्केरिस नर एस्केरिस से क्या होती है, बड़ी होती है। हर एक जीव के साथ यही होता है। जो एस्के हेल्मिंथीज में आएगा उसके अंदर जो फीमेल होती है वो मेल से क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि जैसे एग्जांपल मैंने दे ही दिया है, ये जो मादा एस्केरिस है वो किससे बड़ी होती है, नर एस्केरिस से बड़ी होती है। मान लो आपको 2 एस्केरिस दे दिए, 4-5 एस्केरिस मैंने आपको दे दिए, तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें मेल और फीमेल को छांट के दिखाओ, तो आप कैसे छांटोगे कि जो बड़ी होती है वो क्या होती है, फीमेल एस्केरिस होती है, और जो छोटे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मेल एस्केरिस होते हैं। इतनी बात समझ में आई। केचुआ भी आएगा आपका एनेलिडा में, केचुआ भी जस्ट आगे एनेलिडा में आएगा, घेंगा अभी नहीं आएगा, केवल आप इतना पढ़ो, ठीक है। तो नर एस्केरिस से मादा एस्केरिस क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका एक एग्जांपल तो हमने क्या देख लिया, एस्केरिस देख लिया। इसके अलावा इसका और क्या एग्जांपल हो सकता है, 4 एग्जांपल आपको ज्यादा याद रखने हैं। तो एक एग्जांपल आपको टेपवर्म याद रखना है, टेपवर्म क्या नाम होता है, टेपवर्म। दूसरा एग्जांपल आपको क्या याद रखना है, पिनवर्म, पिनवर्म। टेपवर्म हो गया, पिनवर्म हो गया, एस्केरिस हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे के सारे हमारे एस्के हेल्मिंथीज या फिर निमेटोड के एग्जाम्पल होते हैं। इतनी बात आपसे पूछी जाएगी किसके अंदर, एस्के हेल्मिंथीज के अंदर।
क्या क्या पूछी जा रही है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले इनको क्या क्या कहा जा सकता है, इनको राउंड वॉर्म कहा जा सकता है, गोलकृमि कहा जा सकता है। ये कैसे हो सकते हैं, इनको निमेटोड भी कहा जा सकता है। ये जलीय जीव, स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, और कैसे होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर मैं इनकी सिमेट्री की बात करूं तो सिमेट्री कैसी होती है, सेम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जैसे। कैसी होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। ठीक है, फिर आप क्या पढ़ेंगे, अच्छा देखे हुए हैं गुंजन चौधरी जी, हाँ लैब में तो हम देखते ही हैं, लैब में तो देखते हैं, आपको एनेलिडा भी दिखाया जाता है, केचुआ भी दिखाया जाता है। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे कि अगर इसकी बॉडी सिलोम की बात की जाए तो देखो बॉडी सिलोम है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर, जो बॉडी सिलोम है वो प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर कैसी थी, असत्य थी, फॉल्स थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एसके हेल्मिन्थीज की तो एसके हेल्मिन्थीज की जो बॉडी सिलोम है ये कैसी होती है, सत्य होती है और वास्तविक प्रकार की होती है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कहेंगे कि इनको क्या कहा जाता है, कुछ एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं, और एंडोपैरासाइट का मतलब अंतः परजीवी, फॉर एग्जाम्पल एस्केरिस। ये जो एस्केरिस है ये हमारी बॉडी में भी पाया जाता है, एस्केरिस है ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ये परजीवी के रूप में प्रेजेंट होता है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर जो नर और मादा है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। जीव कैसे होंगे, एक लिंगी होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। तो नर और मादा क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा कि जैसे एस्केरिस है, भाई एस्केरिस नर होगा और एक क्या होगा, मादा होगा। तो इसमें मादा एस्केरिस है वो नर एस्केरिस से क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद इसके अदर एग्जाम्पल है वो भी याद रखने हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका टैपवॉर्म हो सकता है, और क्या हो सकता है, पिनवॉर्म हो सकता है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, एसके हेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ लिया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, तो मैं आगे चलूं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखो एक बात बता देती हूं, आपको ये लग रहा होगा मैडम आप ये क्या पढ़ा रहे हो, आपको ये लग रहा होगा कि आप ये क्या पढ़ा रहे हो, बट एक बात क्लियर कर लेना, मैंने आपको शुरू में आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक वो चीज पढ़ाऊंगी जहां से सवाल आने के थोड़े बहुत भी चांसेस बनेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा, छोड़ना किसी को नहीं है। चाहे आपको इंटरेस्टिंग लगे, चाहे आपको बोरिंग लगे, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रख लेना। मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या था, मैं चैप्टर को छोड़ के अगला चैप्टर पढ़ा देती, मुझे इसको लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बात समझ में सभी को? तो इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है। और हाँ, अगर आप मेरी क्लास रेगुलर देखते जाओगे, रेगुलर लास्ट तक देखते जाओगे, तो ए साइंस कंप्लीट जो साइंस है वो आपकी कॉपी में होगी। सारे नोट्स, ऐसे टॉपिक भी होंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे। आ गई इतनी बात सभी को समझ में? ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे एसके हेल्मिन्थीज क्या होते हैं, एक बार मैंने रिवाइज भी कर दिया है। चलो आगे, टॉपिक तो हो गए, जूलॉजी हो गई है, बॉटनी चल रही है। बॉटनी के अंदर ये हम प्लांट किंगडम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें एनिमेलिया तक हम पहुंच चुके हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलो आगे, चलो ओके ओके ओके, अच्छा सुखसा बिश्नोई जी, अच्छे से लिखा करो नोट्स। प्लेन एरिया में होती है ओम सिंह बाटी जी। चलो ठीक है, मैं इसको मिटा रही हूं ना। ये हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज को कंप्लीट कर लिया है, सॉरी एसके हेल्मिन्थीज और प्लेटीहेल्मिन्थीज हमने दोनों पढ़ लिए हैं। अब आप, ये 5 नंबर का था ना, अब आप 6 नंबर पे लिखेंगे एनेलिडा।
एनेलिडा, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं एनेलिडा से। अब आप लिखेंगे एनेलिडा 6वें नंबर पे। पहली बार इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ये पढ़ाए ही नहीं जाते क्लास में, ये टॉपिक पढ़ाए ही नहीं जाते, छोड़ दिए जाते हैं, स्किप कर दिए जाते हैं, ये चैप्टर स्किप कर दिए जाते हैं। अच्छा ओम सिंह भाटी जी, देखती हूँ, हो सकता है मुझे भी कोई कंफ्यूज हो। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? एनेलिडा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनेलिडा की बात करेंगे। देखो एनेलिडा संघ के जो सदस्य हैं, इस एनेलिडा संघ में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है। वो क्या एग्जाम्पल याद रखना है? केचुआ। केचुए का नाम सुना है सभी ने? जोक, हिरुडिना, जोक तो जानते हो सारे, नेरिस जानते हो सारे। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये एनेलिडा के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब देखो एनेलिडा के जो जीव हैं, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इनका नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? इन जीवों का नाम एनेलिडा क्यों पड़ा? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है यहां से। अब इनका नाम एनेलिडा इसीलिए बना क्योंकि जैसे केचुआ है, केचुए की संरचना आप सबने देखी होगी, वैसे मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबने देखा होगा। देखो केचुए पे ऐसे छोटे छोटे बहुत से खंड पाए जाते हैं। एक केचुए में 120 खंड पाए जाते हैं। जो इतना सा केचुआ होता है, जो छोटा सा केचुआ होता है, इस छोटे से केचुए के अंदर 120 क्या पाए जाते हैं? सेगमेंट पाए जाते हैं। 120 क्या पाए जाते हैं? खंड पाए जाते हैं। इस खंडित शरीर के कारण इनकी बॉडी में क्या पाए जा रहे? सेगमेंट पाए जा रहे हैं, खंड पाए जा रहे हैं। इसी के कारण इनका नाम क्या पड़ा है? एनेलिडा पड़ा है। इनका नाम क्या पड़ा है? एनेलिडा। आपने देखा होगा केचुए को, जिसको अपन किसान का मित्र भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट से होते हैं, छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और फ्रेगमेंट्स के कारण उन जीवों को किसमें रखा गया? एनेलिडा के अंदर रखा गया। तो पहला कारण तो ये पढ़ लेंगे कि इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इनका शरीर खंडित होता है, इसी कारण इनको हम किसमें रखते हैं? एनेलिडा के अंदर रखते हैं। इसके बाद की अगर बात करूं कि देखो एनेलिडा के जो सदस्य हैं, ये मोस्टली कहां देखने को मिलते हैं? स्थल पर पाए जाते हैं मोस्टली। जैसे आपने केचुए को देखा, जोक देखी, ये स्थल पे पाए जा रहे हैं। और प्लस स्थल पे पाए जा रहे हैं तो ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। आप बोल रहे हो मैडम कैसे परजीवी हो सकते हैं? भाई केचुए को छोड़ दो, जो जोक है, जोक कहां पाई जाती है? पशुओं के बॉडी पे हो सकती है, या फिर हमारे अंदर बालों के अंदर हो सकती है जोक। तो वो क्या हो रही है? हमारे ऊपर परजीवी है, हमारे से क्या कर रही है वो? इनमें क्या पाए जाते हैं? सक्कर्स पाए जाते हैं। सक्कर्स का मतलब समझ गए? चूसक। सक्कर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चूसक पाए जाते हैं। अब जो जोक होती है, जोक हमारे बालों में क्यों पाई जाती है? क्योंकि वो वहां से क्या लेती रहती है? ब्लड का चूषण करती रहती है, ब्लड को चूसती रहती है। किसकी सहायता से? चूसर की सहायता से, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? इनको सक्कर्स भी बोल सकते हैं। इन सक्कर्स की सहायता से ये क्या कर लेती है? ब्लड को क्या करती है? चूसती है, उसको सक कर लेती है ब्लड को। ठीक है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं? सक्कर्स भी पाए जाते हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। इसके बाद अगर मैं इनके संगठन की बात करूं कि इनका जो शारीरिक संगठन है वो कैसा होता है, तो ध्यान से सुनो। एनेलिडा के अंदर तंत्र बनना शुरू हो जाते हैं, तो इनका सिस्टम कैसा होता है? अंग तंत्र प्रकार का। इनका जो संगठन होगा वो कैसा होगा? अंग तंत्र प्रकार का होगा, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता। कैसा होता है? अभी भी अल्प विकसित होता है। अभी भी ये पूर्ण विकसित नहीं है, अभी भी कैसा है? ये अल्प विकसित है। ठीक है, ये पूर्ण विकसित कहां जाके होते हैं? मोलस्का के अंदर जाके होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि इनके संगठन की बात करें तो इनमें सिस्टम बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो कैसे होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। जैसे इसके व्यूचेरिया भी इसके अंदर आ रहा है, आपका फेरेटिमा भी आ रहा है। फेरेटिमा क्या होता है? आपका केचुआ होता है।
इसके बाद की बात करें तो देखो इनके अंदर क्या पाई जाती है, देह गुहा, यानी कि जो बॉडी सिलोम है, देह गुहा किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, बॉडी सिलोम की बात कर रही हूं। इनकी जो देह गुहा है, इनकी जो बॉडी सिलोम है वो भी कैसी होती है, ट्रू होती है, यानी कि कैसी होगी, वास्तविक प्रकार की होगी। एनेलिडा के जो सदस्य होंगे उनके अंदर जो देह गुहा पाई जाती है, बॉडी सिलोम पाई जाती है, वो भी कैसी होती है, ट्रू होगी, यानी कि वास्तविक प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, अगर इनकी सम्मिति पूछी जाए, अगर इनकी सम्मिति पूछी जाए तो अभी सम्मिति में कोई परिवर्तन नहीं करना, सेम वही लिखना है। सम्मिति कैसी पाई जाती है, इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनकी सम्मिति कैसी होती है, द्विपार्श्व होती है। सम्मिति भी कैसी होगी, इनकी द्विपार्श्व होगी। ध्यान से सुनो, सबसे पहले इनको एनेलिडा क्यों कहा गया, आपको वही चीज याद रखनी है जहां से सवाल पूछा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनको एनेलिडा नाम क्यों दिया गया, तो आप क्या कहते हैं, इनको एनेलिडा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनका जो शरीर है उसमें फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, खंड पाए जाते हैं, और खंडित शरीर को हम किस में रखते हैं, एनेलिडा के अंदर रखते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि ये स्थल पर मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं, लेकिन कैसे होंगे, परजीवी होंगे। ठीक है, क्या हो गया अनुराग जी, क्या हो गया, वीडियो पता नहीं, परजीवी होते हैं, और परजीवी होते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, सक्कर्स पाए जाते हैं। तो ये ब्लड को क्या कर सकते हैं, सक कर सकते हैं जीवों से। इनका संगठन अंगतंत्र प्रकार का होता है, इनमें सिस्टम बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इनमें पूछा जाए कि ये उत्सर्जन किससे करते हैं, तो उत्सर्जन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया, देखो ये जो नेफ्रीडिया है, ए टाइप ऑफ किडनी, ए टाइप ऑफ किडनी, ये किडनी के जैसे ही होते हैं लेकिन अल्प विकसित होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, नेफ्रीडिया बोल दिया जाता है। तो एनेलिडा के जो सदस्य हैं ये उत्सर्जन किसकी सहायता से कर सकते हैं, नेफ्रीडिया की सहायता से कर सकते हैं। याद रखेंगे, उत्सर्जन किससे होगा, नेफ्रीडिया की सहायता से होगा। ठीक है, इसके बाद में इसके एग्जाम्पल आपको लिखा देती हूं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आप लिख लेना केचुआ। केचुआ शॉर्ट नेम में इसको फेरेटिमा भी बोला जाता है, फेरेटिमा, केचुआ, या फिर इसको क्या कहा जाता है, फेरेटिमा कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाएगा, किसान का मित्र। किसान का मित्र किसको कहा जाता है, फेरेटिमा को कहा जाता है, या फिर केचुए को कहा जाता है। इसके अलावा आप इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल हो गया जोक, और जोक को आप क्या बोलते हैं, हीरोडीनिया। हीरोडीनिया, जोक को आप क्या बोलते हैं, हीरोडीनिया बोलते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, तो तीसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख लेंगे नेरिस। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, नेरिस लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात आपको नोट लगा के ऐड करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे सवाल यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक बात आपको यहाँ पे नोट लगा के लिखनी है। नोट लगा के क्या लिखना है कि ये जो केचुआ होता है, केचुआ, जो केचुआ होता है, जो फेरेटिमा होता है, ये कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब ऐसा जंतु है, ऐसा जीव है जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे और मेल सेक्स ऑर्गन भी होंगे। तो केचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछ लिया गया कि बताओ केचुआ एक लिंगी है या फिर द्विलिंगी है, तो आप क्या कहेंगे, केचुआ द्विलिंगी होता है, यानी कि उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं। एक ही केचुए के अंदर मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। द्विलिंगी को आप इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इसको बाइसेक्सुअल कहा जाता है। ये कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। लेकिन अगर हम बात करें जोक की और प्लस हम इसकी बात करें नेरिस की, हम किसकी बात करें, जोक और नेरिस की, तो ये जीव कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। हाँ, ये खुद ही बच्चे बना सकता है, बिल्कुल सही है कि इसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और मेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो ये क्या करता है, खुद ही एग बना लेता है और खुद ही स्पर्म बना लेता है। और इसके अंदर मतलब 120 खंड है ना, तो एक खंड ऐसा होता है जहां पे ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और
एग का निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है, इसीलिए कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है। बात यहां से अच्छी पूछी जाती है कि केचुआ कैसे हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे, केचुआ बाइसेक्सुअल होगा, द्विलिंगी होगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा बात करें जोक और नेरिस की, तो जोक और नेरिस कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनके अंदर मेल और फीमेल क्या होती है, अलग अलग होती है, नर और मादा क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसकी बात की है हमने, एनेलिडा की बात की। एक बार ध्यान से दोबारा सुन लो, 14वें खंड में जनन छिद्र पाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही है, 14वें खंड में मादा जनन छिद्र होता है और 18वें खंड में कौन सा होता है, नर जनन छिद्र होता है। 120 खंड होते हैं टोटल, 120 खंड का जो 14वां है उसके अंदर तो क्या होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और 18वें खंड में क्या होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ध्यान से सुनो दोबारा, इसका एनेलिडा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं, फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये पैरासाइटिक हो सकते हैं, जैसे हमने ये पैरासाइट होने के साथ ये चूसक पाए जाते हैं, शक्कर पाए जाते, जो ब्लड को क्या कर सकते हैं, सक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनका संगठन अंग स्तर का होता है, अल्प विकसित होता है, लेकिन इसीलिए इनमें उत्सर्जन के लिए क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये नेफ्रिडिया एक प्रकार के क्या होते हैं भाई, किडनी है, लेकिन ये कैसे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि इनमें जो बॉडी सिलोम है वो कैसी होती है, ट्रू होती है, वास्तविक होती है। इनकी सम्मिति कैसी होती है, इनमें द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। फिर हमने एग्जाम्पल देखा तो केचुआ, जिसे किसान का मित्र भी कहते हैं, जो बाइसेक्सुअल होता है। आप ये लिख ही लेंगे इसके अंदर कि इसके 14वें खंड में पाया जाता है मादा जनन छिद्र, या फिर मादा जनन अंग लिख लेंगे आप, मादा जनन अंग। और 18वें खंड में नर जनन अंग पाए जाते हैं। एक ही जीव है ये केचुआ, और एक ही जीव के अंदर जो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, कोई बात नहीं रवि यादव जी, क्लास तो खत्म होने वाली होगी। केंचुए के बारे में इतना पूछा जाता है, इतना मुझे मैंने बता दिया है, जितना पूछा जाता है वो कंप्लीट बता दिया है। हाँ अरविंद साहू जी, क्या बात है, हाँ 11th में है, गुंजन जी 11th में है। तुम आजकल क्लास को शेयर क्यों नहीं करते भाई, क्लास को शेयर क्यों नहीं करते? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट लिखेंगे 7वें नंबर पे ऑर्थोपोडा संघ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं ऑर्थोपोडा से। अब आप लिखेंगे ऑर्थोपोडा संघ। नेक्स्ट हेडिंग कंप्लीट कर ही लेते हैं, अभी टाइम भी पड़ा है अपने पास। तो अब आप 7वें नंबर पे लिखेंगे ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ, अच्छे सवाल पूछे जाते हैं ऑर्थोपोडा से, इंपोर्टेंट लगा लेना। ऑर्थोपोडा संघ को इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं ऑर्थोपोडा संघ। एक बार मैं पानी पी लेती हूं। देखो जो ऑर्थोपोडा संघ है, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर अगर अपन सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। सवाल पूछा गया है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, तो आप क्या याद रखेंगे, ऑर्थोपोडा याद हो, और आर्थ्रोपोडा आपको याद रखना है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आर्थ्रोपोडा संघ होता है, ठीक है। इसके बाद में देखो ऑर्थोपोडा संघ के अंदर सभी क्या आते हैं, कीट पतंग। जितने भी कीट पतंग हैं, कीड़े वगैरह हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। जैसे आपने झींगा, प्राउन वगैरह देखे होंगे, और जितने भी सारे इंसेक्ट, छोटे छोटे मच्छर हो गया आपका,
ठीक है। आपका ये कॉकरोच हो गया, ये सारे इंसेक्ट छोटे छोटे, और ये किसके अंदर आते हैं, हमारे ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। तो सभी कीट पतंग यानी कि ऑल सारे के सारे जो इंसेक्ट हैं वो किसके अंदर आते हैं, ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं इसके बाद में कि देखो ऑर्थोपोडा संघ का मुख्य लक्षण क्या है, ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों का मुख्य लक्षण क्या होता है, ये सवाल पूछा जाता है कि ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो इनका मुख्य लक्षण होता है संयुक्त पैरों का पाया जाना, संयुक्त पैर पाए जाते हैं, संयुक्त पैर या फिर इनको पात भी लिखा जा सकता है, यानी कि इनमें क्या पाए जाते हैं, संयुक्त पैर पाए जाते हैं। किसका मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है ये, ऑर्थोपोडा का, इनमें क्या पाए जाते हैं, संयुक्त पैर पाए जाते हैं। इंसेक्ट होते हैं, आपने देखा होगा कि इंसेक्ट के जो पैर हैं वहां आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे और निकले हुए होते हैं, तो वो संयुक्त पैर होते हैं इनके, कंबाइंड क्या पाए जाते हैं, लेग्स पाए जाते हैं। ये मुख्य लक्षण किसका होता है, ऑर्थोपोडा संघ का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद की अगर बात करें तो ये जो सम्मिति होगी ये भी इनमें भी कैसी पाई जाती है, ये द्विपार्श्व सम्मिति के जीव होते हैं, ये द्विपार्श्व सम्मिति के जीव होते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इनके अंदर क्या बन जाते हैं, तंत्र बन जाते हैं। ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों में क्या बन जाते हैं, तंत्र बन जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे हमने बात कर लिया परिसंचरण तंत्र की, हमने किसकी बात कर ली, हमने परिसंचरण तंत्र की बात कर ली। देखो ये जो परिसंचरण तंत्र है ऑर्थोपोडा का, ये कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कैसा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है, खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो कभी रक्त वाहिनियों से नहीं होता, यानी कि इनके अंदर रक्त वाहिनियां क्या होती है, एब्सेंट होती है। रक्त वाहिनियां का मतलब हम क्या लिखेंगे, धमनी प्लस सीरा, धमनी और सीरा इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। भाई सर्कुलेटरी सिस्टम तो बन रहा है, लेकिन इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अगर मैं बात करूं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुले प्रकार का इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसे हम खुला परिसंचरण तंत्र हम किसे कहेंगे, तो खुले परिसंचरण तंत्र के रूप में इनमें रक्त वाहिनियां यानी कि धमनी और सिराएं, आर्टरीज एंड वेन्स क्या होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है। आर्टरीज एंड वेन इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। एक बात आप ध्यान रख लेना, इनमें ब्लड नहीं पाया जाता, ब्लड क्या होता है, एब्सेंट होता है। भाई आपने मच्छर को मारा तो मच्छर में से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, उसका कोई रंग नहीं होता, ऐसे बिना कलर के से मच्छर को मारते हो तो कभी उसमें रक्त निकलता है क्या, ब्लड निकलता है क्या, नहीं निकलता। कॉकरोच को मारा है, कभी उसमें ब्लड निकला है, नहीं निकला। तो यानी कि इसमें ब्लड क्या होता है, एब्सेंट होता है। ब्लड पाया जाता है, लेकिन जो ब्लड है ये ब्लड कैसा होता है, रंगहीन होता है। ब्लड कैसा होता है, रंगहीन होता है। रंगहीन क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। हमें पता है कि ब्लड का जो रंग है वो ब्लड का रंग किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी के कारण होता है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि ये जो ऑर्थोपोडा संघ के सदस्य हैं, ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों के में ब्लड है, हम क्या कह रहे हैं कि मोस्टली ब्लड नहीं पाया जाता, लेकिन जो ब्लड है वो ब्लड कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होगा, रंगहीन होगा। उसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, इसीलिए इनके ब्लड को क्या कहा जाता है, हीमोलिम्फ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, हीमोलिम्फ। आपसे पूछा जाता है कि हीमोलिम्फ क्या होता है, आपसे क्या पूछा जाता है, हीमोलिम्फ क्या होता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ एक ऐसा ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी नहीं पाई जाती। तो उस ब्लड को, उस रंगहीन ब्लड को आप क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये हीमोलिम्फ किसके अंदर पाया जाता है, ऑर्थोपोडा संघ के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। देखो ये सबसे बड़ा संघ है ना, तो ये सबसे बड़ा संघ संपूर्ण जंतु जगत का 2/3 भाग बनाता है।
2/3 भाग बनाता है, यानी कि लगभग 75%, लगभग जो 75% भाग है, 75% हो गया ना, 2/3 भाग लगभग 75% हो गया, तो लगभग जो 75% भाग है ये केवल ऑर्थोपोडा संघ बनाता है। कंप्लीट जंतु जगत का जितना बड़ा जंतु जगत है उसमें 75% की बात करें या 2/3 भाग की बात करें तो वो केवल कौन बनाता है? ऑर्थोपोडा संघ बनाता है। अगर इसके एग्जाम्पल पूछे जाए तो आप एग्जाम्पल क्या दे दोगे? सभी कीट पतंग। भाई जितने भी इंसेक्ट आपके दिमाग में आ सकते हैं, जितने भी कीट पतंगों के बारे में आप सोच सकते हो, वो सारे के सारे कीट पतंग क्या होते हैं? सारे के सारे जितने भी कीट पतंग हैं वो किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इससे एक अच्छा सवाल बनता है, वो मैं आपको देके जाऊंगी, वो मेरे को कल बताना है, कल की क्लास में आपको बताना है। ठीक है, लास्ट में बताऊंगी, वो सवाल आपको करके लाना है। मैं रिवाइज कर रही हूं एक बार। हम किसको पढ़ रहे हैं? हम ऑर्थोपोडा संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ऑर्थोपोडा संघ है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है जो कंप्लीट जंतु जगत का 2/3 भाग बनाता है। कितना भाग बनाएगा? 2/3 भाग बनाएगा। इसके अंदर सभी क्या आते हैं? कीट पतंग आते हैं। हाँ पंकज नेगी जी, एवरेज 70-75 के समथिंग जितना भी भाग होता है ये केवल कौन बनाता है? ऑर्थोपोडा संघ बनाता है। ठीक है, फिर आप क्या कहेंगे कि सभी जो कीट पतंग है वो किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। इनका मुख्य लक्षण देखा जाए तो इनमें क्या पाए जाते हैं? संयुक्त पैर पाए जाते हैं, जॉइंट लेग्स होते हैं, इनके पैर क्या होते हैं? जॉइंटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। फिर आप क्या कह रहे हैं कि इनकी सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्व होती है और इनमें तंत्र का निर्माण हो जाता है, यानी कि इनमें क्या बनने लग जाते हैं? सिस्टम बनने लग जाते हैं। लेकिन सिस्टम विकसित नहीं होते, सिस्टम कैसे रहते हैं? अल्प विकसित रहते हैं। इसीलिए इनका जो परिसंचरण तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसमें ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां, धमनी और शिरा, आर्टरीज और वेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। इतनी बात समझ में आई। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर ब्लड लगभग एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड कैसा होता है? इनका रंगहीन होता है, उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। सिस्टम का मतलब तंत्र, सिस्टम का मतलब हो गया तंत्र भाई। और एग्जाम्पल पूछे जाए तो लगभग सारे जो कीट पतंगे, ऑल इंसेक्ट किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक सवाल बताएंगे जल्दी से। सवाल पूछा जाता है, मैं मिटा देती हूं इसको फिर लिखती हूं। ऐसा कौन सा जीवित जीवाश्म है, लिविंग फॉसिल की बात करूंगी मैं, ऐसा कौन सा जीवित जीवाश्म है? सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा जीवित जीवाश्म, ऐसा जीवित जीवाश्म, सवाल पूछा हुआ भी है, ऐसा जीवित जीवाश्म, लिविंग फॉसिल, ऐसा जीवित जीवाश्म जिसे ऑर्थोपोडा व एनेलिडा की योजक कड़ी कहा जाता है, जिसे ऑर्थोपोडा व एनेलिडा की, एनेलिडा संघ की, ऑर्थोपोडा व एनेलिडा संघ की योजक कड़ी कहा जाता है। ऐसा कौन सा जीवित जीवाश्म है जिसे ऑर्थोपोडा संघ व एनेलिडा संघ की योजक कड़ी कहा जाता है? जल्दी से आंसर बताएंगे मुझे। देख रही हूं कौन कौन बता रहा है, देखे। ऐसा जीवित जीवाश्म जिसे ऑर्थोपोडा व एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है। अच्छा, सीमा सैनी जी ने बता दिया भी है, पंकज नेगी जी ने भी बता दिया है, ऑप्शन नहीं है। हाँ, पंकज कुमार जी ने भी बता दिया है। ओके, वेरी गुड। तिलचट्टा, कोई युगलीना बता रहा है, कोई तिलचट्टा बता रहा है, कोई युगलीना बता रहा है। अरे युगलीना तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, युगलीना तो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। ओम सिंह भाटी जी क्या बता रहे? पेरिपिटस। युगलीना पादप जंतु के बीच की कड़ी है। योगेश चौधरी जी,
ध्यान दो, युगलिना पादप जंतु के बीच की कड़ी है, जबकि मैंने ये तक लिख दिया कि ऐसा कौन सा जीवित जीवाश्म है जिसे ऑर्थोपोडा व एनेलिडा संघ की योजक कड़ी कहा जाता है। हाँ, परवीन सिंह राठौड़ जी, अनुराग जी पांडे बता रहे हैं युगलिना, परवीन सिंह जी बता रहे पेरीपेटस, भोले की लाडली, क्या लिखा है आपने? रागिनी जी तिलचट्टा, पैरामासूम, गुंजन चौधरी जी यानी पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। सुनील जी मैथ्स की क्लास कितने बजे? आई डोंट नो, मैथ्स की क्लास देखना पड़ेगा यार, मुझे पता नहीं है। हो नहीं रही क्या, लग नहीं रही तुम्हारी क्लास? चलो, इसका आंसर कईयों ने सही बता दिया है, इसका आंसर होगा पेरीपेटस। इसका आंसर होगा पेरीपेटस, जो बहुत से ने सही बताया है, पेरीपेटस। पेरीपेटस एक ऐसा जीवित जीवाश्म है जो ऑर्थोपोडा और एनेलिडा संघ के बीच की योजक कड़ी होती है। अब मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को